हाँ जी, 32 सिर्फ, इसे 50 करते हैं। वन पेपर एमसीक्यूज में जब हम लोग तैयारी कर रहे थे या करवा रहे होते हैं तो हमेशा वही सवाल आता है जो ना पढ़ा हो। तो हमारी कोशिश होती है कि फिर 40-50 हजार सवाल और उनका जवाब हमें आना चाहिए अगर हम 100 नंबर का पेपर देने जा रहे हैं तो हमने अर्थ के बारे में सारा पढ़ लिया। पेपर देने गए, सवाल आ गया पेंजिया, कि व्हाट इज पेंजिया, PANGAEA। वहां पर तो जवाब गलत ही लगाया। तो फिर वापस आकर जब पढ़ा तो पेंजिया का मतलब चला, पेंजिया मीन्स प्रो कॉन्टिनेंट। व्हाट डज पेंजिया मीन्स? पेंजिया मीन्स प्रो कॉन्टिनेंट, मतलब ऑल लैंड टुगेदर। वहां पर सिंपल ऑप्शन था पेंजिया मीन्स, तो टिक करना था ऑल लैंड, मतलब सारी की सारी जमीन एक ही थी। अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि जी ये हमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट थे जिसको क्या नाम दिया गया, पेंजिया का। मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स जो पानी के अंदर बिखरे हुए हैं अलग अलग, वो पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, उसका नाम था प्रो कॉन्टिनेंट ऑल लैंड टुगेदर, और क्या कहा जाता था, पेंजिया। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। ये कॉन्सेप्ट दिया अल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1912 में। ही वॉज अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। तो कभी सवाल आ जाए पेंजिया का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मतलब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही कॉन्टिनेंट था स्टार्ट में, तो आपने कहना अल्फ्रेड वेगनर ने। एंड पेंजिया मींस प्रो कॉन्टिनेंट ऑल लैंड टुगेदर। साइंस के मुताबिक देखें तो अर्थ की जो फॉर्मेशन है वो एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में हुई, जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। तो वो भी अमूमन सवाल आता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो उसके नतीजे में क्या हुआ। ज्यादा मैं आपको डीप नहीं लेके जाऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 15 बिलियन साल पहले यूनिवर्स जो है वो एक अंडे की शक्ल की बिल्कुल बंद थी, जैसे एक मुट्ठी बंद है। ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, क्रैक्स बने, जैसे आपके पास एक अंडा और आप उसको जो है वो चम्मच मारते हैं। आवाज सही आ रही है जी? उन्होंने कहा था कि सही आ रही है। आवाज सही आ रही है, दोबारा कंफर्म कर लें प्लीज। हाँ जी, सही है। साइंस के मुताबिक यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से है कि 15 बिलियन साल पहले यूनिवर्स जो है वो एक कॉस्मिक एग की फॉर्म में थी, मतलब एक बंद बंद अंडा। ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रैक्स बने, फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें जितने भी यूनिवर्स में अब जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो अलग अलग फैल गए। तो अमूमन पेपर में सवाल आता है जीके में कि बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में क्या हुआ, या अर्थ की फॉर्मेशन किस चीज का नतीजा है, तो हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। अर्थ फॉर्मेशन इज ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या था, अ बिग एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका। तो यूनिवर्स जो है वो उसकी क्रिएशन हुई है एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में। धमाका क्यों हुआ था, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो अब भी मुसलसल बढ़ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस थ्योरी का क्या नाम दिया गया, इस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी, गिवन बाय प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लिमेचर। ही वाज अ बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट। पहले मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, जॉर्ज लिमेचर, LEMATUR, he was a Belgian
कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट, COSMOLOGIST, कॉस्मोलॉजिस्ट। तो बिग बैंग थ्योरी हो सकता है कि आप में से कई लोग एवरीडे साइंस पढ़ेंगे, जनरल साइंस तो पढ़ेंगे, उसमें आप ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। वैसे नॉर्मल हमारे इतना कॉन्सेप्ट काफी है कि जमीन जो है वो यूनिवर्स किस चीज की फॉर्मेशन फॉर्मेशन जो है वो किस चीज का नतीजा है, बहुत बड़े एक्सप्लोजन का, जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी, जिसने पेश की जॉर्ज ल्यूमेचर साहब ने। कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। क्लियर है? अर्थ के फॉर्मेशन की भी अगर बात की जाए तो अर्थ की फॉर्मेशन भी इसी तरीके से कि अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स अगो, जो हमने पहले एमसीक्यूज किया है, यूनिवर्स में जो है वो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट होगी, सैंड होगी, रॉक्स होगी, इन्होंने एट अ टाइम सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी सर्कुलेशन इतनी ज्यादा तेज थी कि जो सराउंडिंग्स में पार्टिकल्स है उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया। जैसे कायनात में हमें कला में जो वो रॉक्स भी मिलती हैं, ठीक है, तब इसकी शक्ल थी जैसे लैम्प बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस। ठीक है, आपने शायद कभी गूगल पे फोटो देखी हो जमीन की, जब वो दिखाते हैं कि जब जमीन अर्थ बन रही थी तो इट वाज लाइक बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस, जिसे कहते हैं आग का गोला उर्दू में। तो सवाल आएगा कि बर्निंग बॉल ऑफ गैस किस प्लेनेट को बोला गया था अर्थ को जब इसकी फॉर्मेशन हो रही थी? आपने देखा होगा हमारे ग्राउंड्स में जो है वहां पर हवा का भंवर सा बनता है, जिसमें सराउंडिंग में जितने भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक जैसे शॉपर वगैरह, वो घूमना शुरू कर देते हैं। तो वैसे सेम फॉर्मेशन हुई थी आज से 4.54 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स में, जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इतनी तेज रोटेशन थी, इट वाज लाइक बर्निंग बॉल ऑफ गैस, जैसे कि कोई जो है वो जलता हुआ गैस का गोला हो। ठीक है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम रोटेशन कम होती गई, फिर इसकी पोजीशन आ गई लैंप ऑफ मड, जो अब है मिट्टी का गोला। तो अगर ये दो एमसीक्यूज आ जाएं तो आप इसको किस प्लेनेट से तशबीह देंगे? अर्थ से। जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, जब स्टार्ट में बहुत ज्यादा रोटेशन थी, तो इसकी शेप जो थी इट वाज लाइक बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रोटेशन स्लो होती गई, इट वाज लाइक लैंप ऑफ मड। तो ये दो एमसीक्यूज किसके लिए लगाएंगे आप? अर्थ के लिए ही लगाएंगे। ठीक है जी, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा, बस आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जियो, जियो मीन्स अर्थ। तो जियोसेंट्रिज्म कॉन्सेप्ट ये था कि जमीन जो है वो सेंटर में है, while all other planets including sun revolves around the earth। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया? जियोसेंट्रिज्म। अर्थ इज इन सेंटर while all other objects including sun revolves around the earth। इस थ्योरी का नाम था जियोसेंट्रिज्म, और इस थ्योरी को फॉलोअर्स को कहते थे जियोसेंट्रिस्ट्स। जियोसेंट्रिज्म थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ इज इन सेंटर, जबकि दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग सन, वो किसके गिर्द घूम रहे हैं? वो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो इस थ्योरी को नाम देगा जियोसेंट्रिज्म, और फॉलोअर्स को क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिस्ट। ठीक है, थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय क्लॉडियस प्टोलेमी। जियोसेंट्रिज्म थ्योरी किसने पेश की? क्लॉडियस प्टोलेमी साहब ने। इसको प्टोलेमी थ्योरी भी कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि प्टोलेमी थ्योरी क्या थी, तो आपने कहना है कि जमीन सेंटर में ज्यूम की गई है, जबकि जितने भी अदर प्लैनेट्स हैं जिसमें सूरज भी शामिल है, वो किसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं? वो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर?
तो इसलिए जियो मैंने पहले ही अलग कर दिया था। जियो मीन्स क्या है, जब हम शॉर्ट कर रहे थे पहला लेक्चर, जियो मीन्स अर्थ। क्लियर। उसके बाद जो थ्योरी आई हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म उन्होंने सीधा सीधा कहा कि सन इज इन सेंटर while all other objects including earth revolves around the sun। हेलियोसेंट्रिज्म में बताया गया कि सूरज लाई करता है सेंटर में, जबकि ऑल अदर प्लैनेट्स जिनमें अर्थ भी शामिल है वो किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज के गिर्द। हेलियोसेंट्रिज्म को मानने वालों को हेलियोसेंट्रिस्ट्स कहते हैं। ये फॉलोअर्स इस बात पे बिलीव करते हैं कि सन इज इन सेंटर या सन लाइज एट सेंटर while all other planets including earth revolves around the sun। ठीक है। इसकी एग्जांपल है हमारा सोलर सिस्टम मौजूदा, जिसका मैंने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में यहां पर लिखा था। एम वेम जेसन, आप लोग देख सकते हैं उसे। माई वेरी एक्सपीरियंस्ड मदर जस्ट सर्वस नूडल्स। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारा सोलर सिस्टम है मौजूदा। ये सूरज सेंटर में है, सूरज के नजदीक कौन सा है, मरकरी, उससे दूर वेनस, उससे दूर अर्थ, और इस तरह से पूरा फॉर्मूला जो मैंने लास्ट टाइम किया था। क्लियर है। सवाल आता है हु इज द फादर ऑफ सोलर सिस्टम। इतना कुछ करने के लिए सिर्फ ये एक एमसीक्यू निकालना था कि सोलर सिस्टम का फादर कौन है। फादर ऑफ सोलर सिस्टम निकोलस कोपरनिकस। इनका ताल्लुक पोलैंड से था। फादर ऑफ सोलर सिस्टम निकोलस कोपरनिकस, ताल्लुक इनका पोलैंड से। ऑनलाइन वालों का बस जो बोर्ड है ना, और फिजिकल वालों को थोड़ा सा आपको ना इस तरह से देखना पड़ता है। असल में मैं लिख रहा होता हूँ तिरछा होके, ताकि आप लोगों को ज्यादा कमर भी ना हो, कमर करने से वैसे भी गुनाह मिलता है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा आपने गुजारा करना है। अगर मैं बिल्कुल सीधा होकर लिखूंगा तो आप लोगों को कमर होगी, फिर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। इसमें तिरछा होकर लिखना पड़ता है ताकि आप लोग साथ साथ लिखते रहे, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। पोलैंड। पोलैंड यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल वर्सा आता है पेपर में हमेशा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वर्सा, WARSAW, वर्सा। तो इतनी सादा कहानी किस चीज के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि अगर इस तरह के एमसीक्यूज आए, बर्निंग बॉल ऑफ गैसेस किस प्लेनेट को कहते हैं, कहीं सूरज को तो नहीं कहते, तो आपने कहना नहीं अर्थ को कहते हैं, फॉर्मेशन हो रही थी। लैम्प ऑफ मड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अर्थ के लिए हुआ है। जियोसेंट्रिज्म, जियो से आपको समझ आ जाएगी, थ्योरी क्लॉडिस टोलेमी साहब ने दी। हेलियोसेंट्रिज्म और फादर ऑफ सोलर सिस्टम कौन है, निकोलस कोपरनिकस। क्लियर है जी, यहाँ तक उम्मीद है मसला नहीं होगा। फिर वो अर्थ में सवाल करता है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच ऑन अर्थ। हाउ मच टाइम, ऐसे स्टेटमेंट लिख लें, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच ऑन अर्थ। 3,84,000 के करीब चांद और जमीन का फासला है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बाय मून लाइट टू रीच ऑन अर्थ। चांद की रोशनी को जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम दरकार है, 1.3 सेकेंड्स ओनली। चांद की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड्स दरकार है। डन। अगला एमसीक्यू, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बाय सनलाइट टू रीच ऑन अर्थ। जबकि सूरज और जमीन का फासला 14 करोड़ प्लस किलोमीटर है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बाय सनलाइट टू रीच ऑन अर्थ। 8 मिनट्स और 20 सेकेंड्स।
8 मिनट और 20 सेकंड। अब बताएं टोटल कितने सेकंड्स हुए? 8 मिनट और 20 सेकंड, टोटल कितने सेकंड्स हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60। तो 60 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने बन गए? 480। और 20 प्लस कर दें, 500 सेकंड। लेकिन पेपर में तब ऑप्शन थी 499 सेकंड, तो हमने वो फिर उसको टिक कर दिया था। तो इस तरीके से भी वो घुमा लेते हैं समटाइम्स। तो टोटल टाइम बताएं लेकिन सेकंड्स में बताएं। तब आपने वहां पर मल्टीप्लाई कर देना 60 को 8 से, और आगे फिर प्लस 20 सेकंड्स प्लस। हाँ जी। तब ऑप्शन में 499 था, तब हमने 499 लगा दिया, वरना आप बनते तो 500 ही है। दोनों नहीं आते। दोनों आगे तो फिर जाहिर बात है 500 ही लगाएंगे आप। जमीन की कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे पीछे जाती है। एक तो मुसलसल जमीन एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है टेम्परेचर की वजह से, तो उसकी कैलकुलेशन जो आज है वो आने वाले सालों में सेम नहीं होगी। और वैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक, वो नहीं रहेगा। जो दूसरे नंबर पे ओशन अटलांटिक, वो बड़ा होने जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये तो चीजें तब्दील होंगी, लेकिन वक्त लगेगा इन्हें। ठीक है। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम जिक्र किया था कि पहले स्टेटमेंट और आती थी कि जमीन का जो है वो सर्कमफ्रेंस कितना है, हम कहते थे 40,000। फिर हो गया 40,072, अब हो गए 40,075। अब विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता रहेगा कि जमीन फैलती जा रही है, एक्सपेंड कर रही है। क्लियर जी? डन। अच्छा जी। अर्थ में हमने 3 सवाल और करने हैं, लेयर्स ऑफ अर्थ, लेकिन डिटेल में नहीं करने, अभी सिर्फ नाम ही लिख लें आप। लेयर्स ऑफ अर्थ की बात करें तो जमीन की 3 तहें हैं। आप लोगों को एक पिज्जा बड़ा पसंद होगा, क्राउन क्रस्ट पिज्जा। ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, दूसरे नंबर पे है मेंटल, और तीसरे नंबर पे है कोर। ये जमीन की 3 लेयर्स है, नीचे 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 तक। तो किसी और दिन डिटेल में कर लेंगे इन्हें। लेयर्स ऑफ अर्थ की बात की जाए, जमीन की तहों की बात की जाए, तो सबसे ऊपर वाली क्रस्ट हमेशा क्रस्ट और कोर भूलती है। तो आपने याद रखना है, आप लोगों को शायद पिज्जा पसंद हो, क्राउन क्रस्ट पिज्जा चीज जिसका जिसकी डो जो है ऊपर से बड़ी रफ टफ होती है, तो वो ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, नीचे वाली मेटल, और सबसे नीचे वाली कोर। इस तरह से सवाल आता है कि विच इज द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ, या विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ, या इस तरह से आ जाएगा कि ऐसी कौन सी लेयर है जहां पर आपको सारे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, हर तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे। तो जाहिर बात है वो पहली लेयर में मिल जाएंगे। क्रस्ट लेयर जो है इसकी थिकनेस है 5 to 70 किलोमीटर, कि मुझे करवाने ही ना पड़ जाए अभी। तो इस पे इतना इंटरेस्ट ना शो करे कि मुझे करवाने ही पड़ जाए, मैं इसको जो है ना वो चुकता करूँ यहाँ से, कि मैं लिथोस्फीयर वाले चक्करों में, अर्थक्वेक वाले चक्करों में ना पड़ूं, ना आप लोग कभी लेके जाऊं। हमारा टॉपिक हमारा जो है ना कहीं और निकल जाएगा। अभी सिर्फ लिख लें लेयर्स ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बाकी किसी दिन इनको जो है ना आगे डिटेल कर लेंगे, कि काफी सवाल बनते हैं। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ अर्थ। अब जमीन जो है इसके कोई ना कोई फंक्शन भी तो है। इसके दो मेन फंक्शन है, पहला है रोटेशन, और दूसरा रेवोल्यूशन। मैट्रिक्स से पहले आप लोगों ने साइंस में पढ़ा ही होगा, जमीन जो है वो अपने महवर के गिर्द गोल घूम रही है मुसलसल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। लिख लें रोटेशन की डेफिनेशन, अगर छोटी सी लिखनी है तो। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लेने के लिए ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जब एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने ही महवर के गिर्द गर्दिश करे, घूमे, उसको क्या कहते हैं कि वो रोटेशन कर रहे हैं। हमारे वर्ल्ड में हमें सवाल आता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन के रोटेट करने के नतीजे में क्या होता है, हम कहते हैं डेज एंड नाइट्स चेंज।
जमीन के रोटेशन के नतीजे में क्या होता है, डेज एंड नाइट्स चेंज। इसका टाइम पीरियड कितना है, दिन और रात कितनी देर में चेंज होते हैं, 24 घंटे। एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। एग्जैक्ट टाइम 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगर तो आप एफपीएससी के हवाले हो गए या एफआईए का पेपर हो या कस्टम्स का या एमओडी का या नैप का, तो फिर वो आपसे मुश्किल सवाल पूछेगा जनरल साइंस में, स्पेशली एवरीडे साइंस में जाके। तब आप कहेंगे एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जो ओवरऑल कहते हैं 24 आवर्स। क्योंकि जमीन पूरी राउंड नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, जमीन जो है वो, अच्छा वो भी एक सवाल और आ गया, चलें उससे बात करते हैं। इसके बाद है जी रेवोल्यूशन, यहाँ पे लेके आऊंगा। हमें एक कॉन्सेप्ट का पता चल गया, जमीन का क्या काम है, खुद घूमना अपने ही सेंटर के गिर्द। अब जमीन खुद भी घूमती है और हमें इस कॉन्सेप्ट का भी पता है कि जमीन सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। जब जमीन खुद भी घूमे और घूमते घूमते सूरज के गिर्द चक्कर भी लगाए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, जमीन का इंटरनल एक्सिस है उसका सेंटर, जमीन अपने इंटरनल एक्सिस में भी घूम रही है और अपने एक्सटर्नल एक्सिस जो सूरज है उसके गिर्द भी चक्कर लगा रही है। तो जमीन क्या कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। तो सवाल आता है ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। चलो इंग्लिश में पहले वो थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लें। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एंड आल्सो सर्कल्स अराउंड इट्स एक्सटर्नल एक्सिस। जैसे कि जमीन खुद भी घूम रही है और घूमते घूमते सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। डेफिनेशन नहीं आएगी हमारे जीके में, तो स्पेशली सिर्फ ये आएगा ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है। तब आप यहाँ पे लिखेंगे सीजन्स ईयर चेंज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। जमीन के रेवोल्यूशन के नतीजे में क्या होता है, हमारे साल या हमारे सीजन जो है वो चेंज होते हैं। क्लियर है, ऊपर लिख दिया मैंने। तो हमारे साल चेंज होने की क्या टाइम पीरियड है बताएं जी, 365 दिन और 6 घंटे। एग्जैक्ट टाइम बनेगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 35.4 सेकेंड्स। अगर आप फिर वही कभी कहीं मुश्किल पेपर में फंस गए तो आपसे ये जवाब लेगा, 5 घंटे 48 मिनट 35.4 सेकेंड। अब हम एक साल आते हैं, हम 365 दिन तो गुजार देते हैं, ये 6 घंटे कहा जाते हैं। ठीक है, फिर हमने दूसरा साल गुजार दिया, फिर 6 घंटे आ गए, तीसरा साल गुजार दिया, फिर 6, और चौथा साल गुजार दिया, तो 6 कितने बन गए, 24 घंटे। और 24 घंटों का जो है वो एक दिन होता है। इसलिए फेब में जो है वो हमेशा हर 4 साल के बाद लीप ईयर में क्या होता है, फेब 29 डेज का हो जाता है। ठीक है, आगे समझ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। पेपर में सिर्फ वो 4 डेट्स दे देते हैं, लाइक 2000, 2020 या 1576, कहते हैं कि लीप साल फाइट करें। तो लंबी कैलकुलेशन में नहीं जाना, लीप साल कितने साल बाद आता है, 4। इसको सिंपल 4 पे डिवाइड कर दे। जो साल 4 पे सिंपल तकसीम होगा बगैर इशारिया बगैर पॉइंट के, वो क्या होगा, वो हमेशा लीप साल होगा। ठीक है, 4 5 20, 0 ऊपर गई 20 नीचे आ गया, 4 5 20, तो ये आपका लीप साल है 2020। ट्राई कर लें, 4 साल लिख लें जी, कोई भी अपनी मर्जी के, और लीप साल फाइंड कर लें, ऑनलाइन वाले भी। आप लिख लें जी 1972 लिख लें एक साल, 1972। दूसरा आप लिख लें जी 1857। तीसरा आप लिख लें 2028।
चौथा अब लिख ले 3050। फाइंड लीप ईयर। लीप साल फाइंड करना है। सादा तकसीम करनी है, बिल्कुल बच्चों वाली तकसीम बगैर इशारिया के। मैथ्स जो है वो फीमेल का कमजोर है, मेल को उससे भी ज्यादा कमजोर होता है, परेशान ना हो आप लोग। सादा तकसीम करनी 4 पे, ऐसा साल जो 4 पे आराम से तकसीम हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो हमेशा लीप साल होगा। वैसे तुक्का लगाने के लिए कि जो जुफ्त तादाद होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, वो ज्यादा पॉसिबल है कि लीप साल होंगे बनिस्बत ताक तादाद के। हाँ जी, कोई आंसर निकला ऑनलाइन वालों का या सो गए? ठीक है जी, मिस फजीला ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इतना काफी है। जी को निकला कौन सा? और ठीक है, दोनों ही थे। आपका निकला कोई? चले सही है, 1972 भी है, ठीक है जी। काफी हो गए सवाल अर्थ के बारे में। मैप ले लिया आप लोगों ने अभी तक? ले लिए? लाई है आज आप मैप? तो मैप लेके आना है ना यहाँ पे। ऑनलाइन वाले भी जो है ना, कल तक आप लोग जो है ना मेहरबानी करके मैप ले लें, वरना आप लोगों को जो है वो लेक्चर की समझ नहीं आएगी। आप लोगों के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। तो मैप लाजमी लेके आना है आप लोगों ने, प्लीज। कितने हो गए जी अर्थ के सवाल? कितने? तो 40 हो गए। 2-3 सवाल और याद आ गए। तहसीलदार के पेपर में सवाल आया था कि जमीन जो है वो 1 घंटे में, हमें इतना पता है कि जमीन जो है वो 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर मुकम्मल करती है और दिन और रात बदलते हैं। तहसीलदार के पेपर में सवाल था जमीन 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करती है। हाउ मेनी डिग्रीज अर्थ मूव इन 1 आवर। ठीक है, इसका आसान सा हल है जी, वो ये है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सवाल मैं बाद में भी लिखवा दूंगा, पहले आप जवाब देख लें, फिर सवाल में बोर्ड नहीं बिठाऊंगा। ठीक है, हमने पिछली क्लास में किया कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ऑफ अर्थ। सम ऑफ एंगल कितना है जमीन का? 360 डिग्री। गोल चीजों का एंगल कितना होता है? 360। टाइम जोन कितना है हमारे पास? 24 आवर्स। मतलब ये सादा जबान में जमीन जो है वो एक 24 घंटों में 360 डिग्री मूव करती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री मूव करेगी? सिंपल, 360 को हम डिवाइड कर दें, 24 पे डिवाइड करें, बताएं क्या आंसर आएगा? डिवाइड करें या मल्टीप्लाई कर लें। अब इस तरह के सवाल तो मैथ्स के आएंगे ना। वो एक भाई नहीं बैठे हुए थे, कह रहे थे कि मैथ्स करना पड़ेगा, तो मैं बस खामोश हो गया था कि कुछ कुछ करना पड़ेगा। 360 को 24 पे डिवाइड करते हैं आप। अब मैं डिवीजन में, मेरा तो जो है ना वो देसी वाले डिवीजन है, तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ना खराब हो जाए, आप लोग अपने हिसाब से करें। यहाँ से इनको काटना है या दूसरे तरीके से करना है, वो आपकी मर्जी है। जी ठीक है मिस अनीजा जी। वर्ल्ड मैप जो है ना, वर्ल्ड मैप लेना है पाकिस्तान को, तो तब लेंगे ना जब पाकिस्तान पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग वर्ल्ड मैप लेंगे, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को वर्ल्ड मैप करवाना है। तो दुनिया का पता होगा तो पाकिस्तान का पता करेंगे। आपकी पहली क्लास है आज या छुट्टियों पे गए थे? मेरे साथ पहली है, छुट्टियों पे गए थे इसका मतलब। मेरी वह दूसरी क्लास ही है। क्या आंसर आया इसका? 15। मतलब क्या हुआ, जमीन 1 घंटे में कितना मूव करती है? 15 डिग्री। जिसको समझ नहीं आ रही वो 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर ले, आंसर आ जाएगा 360।
ठीक है, आप 24 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। 360 डिग्री जो जमीन ने 24 घंटे में मूव करना था, मतलब एक घंटे में कितने डिग्री मूव करेगी? 15 डिग्री। ठीक है जी, तो वहां पर जिन लोगों ने 15 डिग्री आंसर लगाया उनका ठीक था। जमीन एक घंटे में 15 डिग्री मूव करेगी। एक और, हाँ जी, हाँ जी, ओवरऑल जमीन का सेंटर जो उसके गिरते। हाँ जी, यहाँ हम जो है ना रोटेशन कर रहे हैं, वो जो सूरज के गिर्द करेगा वो रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो रेवोल्यूशन तो 365 दिन में ही होगा। तो रेवोल्यूशन के नतीजे में जो है वो सीजन और साल चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ रोटेशन की बात हुई है सिर्फ। हाँ, ये तो रोटेशन है ना जो हमने 24 घंटे में कवर की है। वो तो रेवोल्यूशन पीरियड हो जाएगा 365 दिन का। फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ठीक है, तब जमीन की शेप क्या होगी? एलिप्टिकल होगी। ये एमसीक्यूज बस ऐड कर लें। अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एलिप्टिकल। अगर सादा पूछे कि जमीन की शेप क्या है तो हम कहते हैं ओब्लेट, स्फीरॉइड या स्फेरिकल। अगर पूछे कि अर्थ का ऑर्बिट बताएं जब वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही होगी तो वो होगी एलिप्टिकल शेप, जिसे हम कहते हैं अंडे की शक्ल की। मतलब सपोज ये सन है, ये जमीन है, तो जब जमीन से गिर्द घूमेगी तो कभी डिस्टेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा दूर और कभी डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा कम और कभी बहुत ज्यादा कम। तो इस तरह के शेप को क्या कहते हैं? एलिप्टिकल। ठीक है, तो अपने पेपर में ध्यान से देख लेना, अगर पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ तो वो है ओब्लेट स्फीरॉइड। और अर्थ की ऑर्बिट शेप सूरज की गिर्द वो है एलिप्टिकल, जिसे हम कहते हैं अंडे की शक्ल की। चलें जी, अर्थ के बारे में बड़ा इंट्रो हो गया, अब अपने मैप पे आते हैं बस। मैप पे आते हुए आप लोगों को पहले आउटलाइन लिख देता हूँ। मैप लाजमी ले लें कल तक, वरना जो है ना काम खराब हो जाएगा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इंटरनेशनल डेट लाइन, हॉर्स लैटिट्यूड। इनको तो हर हाल में करना है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इंटरनेशनल डेट लाइन और हॉर्स लैटिट्यूड। सिर्फ 10 लाइन से बस। कल आप लोगों का मैप लाजमी हो, वरना यकीन माने आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, अर्थ में जो है वो 71% वाटर है, 29% लैंड है। ठीक है, इन दोनों चीजों से पहले हम लोग पहले सारा स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पहले बेस बनाते हैं, तो आप लोगों को वाटर पे और लैंड पे ले जाने से पहले जो है हम पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। पहले हमने मैप स्टार्ट करना था, तो हमने कहाँ से लेके व्हाट इज अर्थ। अगर हमने मैप को पढ़ना है, दुनिया को पढ़ना है, तो हमें दुनिया के बारे में पता तो हो। अब आप लोगों के पास कम से कम 40 एमसीक्यूज मौजूद हैं। अगर कोई आपको कहता है कि राइट अ नोट ऑन अर्थ या अर्थ की फॉर्मेशन, तो आप इतना खूबसूरत लिख लेंगे जितना शायद आप सब्जेक्टिव में भी ना पढ़ते।
क्योंकि आपके पास जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर है। अब हम अब आपको फिलहाल जुबानी ही बताना पड़ेगा, मैप आप लोगों के पास है नहीं। आप लोग जब मैप खोलेंगे, सपोज ये व्हाइट बोर्ड आपका मैप है, तो आपको जितना ब्लू कलर नजर आ रहा होगा, वो ब्लू कलर किस चीज को इंडिकेट करता है? हमेशा वाटर को। क्यों? क्योंकि दुनिया का 71% है ही पानी। क्लियर है। और बाकी जो अलग दूसरे कलर्स होंगे ब्लू के अलावा, वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? लैंड को। और लैंड कितनी वहां पे? 29%। लैंड किस फॉर्म में मौजूद है? इसकी डिवीजन की गई कॉन्टिनेंट्स में। कल ग्रुप में किसी का सवाल था जीलैंडिया के हवाले से। तो कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास 7 बड़े आजम है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट है एंटार्क्टिका। ये लिस्ट मैंने बनाई है पॉपुलेशन वाइज। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं जिन्हें हम, जब आपने कहीं पढ़ा होगा बर्रे आजम जिन्हें हम कहते हैं, बर्रे आजम। तो कॉन्टिनेंट से टोटल 7 ही लिस्ट बनाई है मैंने आबादी के लिहाज से। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में एंटार्क्टिका। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज सेकंड स्मॉलेस्ट एरिया पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट, तो कौन सा लगाएंगे आप? हाँ जी, सेकंड स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। और सेकंड लार्जेस्ट कौन से? अफ्रीका। ठीक है, हम इस तरह के सवाल, जवाब वही होता है, बस सवाल को कान को गलत तरीके से पूछ लेते हैं। अब दूसरी लिस्ट बनाते हैं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज बना लेते हैं जी। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, सबसे बड़ा है जी एशिया एरिया के हिसाब से। दूसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ये दो इसी तरह से ही आएंगे। ये जुगाड़ है याद करने का, जीके को जो हम फिर शॉर्ट फॉर्म्स में याद करते हैं कीज में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों बड़े भाई छोटे भाई साथ साथ रहेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका बड़ा भाई है, वो ऊपर, साउथ अमेरिका उसके साथ हमेशा नीचे। दोनों लिस्ट में इकट्ठे ही जाएंगे। उससे नीचे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट आपने याद रखना है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोनों समा सकते हैं। तो जब आप ये लाइन याद रखेंगे तो एंटार्क्टिका हमेशा ऊपर और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया नीचे। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोगों का होमवर्क है, आप टॉप 10 कंट्रीज सर्च करेंगे, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो एरिया में सबसे पहले आएगा रशिया, दूसरे नंबर पे आएगा कनाडा, और पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले आएगा इंडिया। बाकी मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों से पूछूंगा। फिंगर टिप्स से 2 मिनट में हो जाएंगे। लेकिन जब आप लोग कोई टॉप 10 लिस्ट सर्च करते हैं तो देख लीजिएगा, हो सकता है कि वो लिस्ट खूबसूरती के एतबार से हो, या खतरे के एतबार से हो, या मोस्ट विजिटर्स होने के एतबार से हो, या बहुत ज्यादा महंगी होने के एतबार से हो। तो आपने लिस्ट फाइंड करनी है एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें आराम से रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील वगैरह 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 सारी कंट्रीज आ जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सर्च करनी है। ठीक है, ये हमेशा लिस्ट याद रखिएगा, आपके बड़े काम आने वाले बच्चों वाले सवाल जरूर हैं, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अब इसमें इस तरह का सवाल आता है कि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद जरूर है, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीज कहाँ पर है? अफ्रीका में, 54। तो जब लिस्ट पता होगी तो आगे सवालों का पता होगा। क्लियर है। फिर वापस उसी बात पे आते हैं कि सपोज ये आपका, आज तो चले हवाई बात ही चल रही है, कल आप लोगों के पास मैप हो, सारों के पास, ऑनलाइन वालों के पास, उनके पास खुला मैप हो। जब आप लोग मैप खोलेंगे हमेशा, तो एक बात याद रखनी, ऊपर हमेशा होगा नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड पे ईस्ट,
और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। हमेशा डायरेक्शन याद रखने, मैं याद कर रहा था कि नाक की सीध पे नॉर्थ कर लें आप, नाक के ऊपर नॉर्थ, पाँव वाली साइड पे साउथ, राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट, जो हमारी नेविगेशन हमेशा आती है, आप लोग ने यूज की होगी। क्लियर है? डन। आपको मैप में इस तरह की लाइंस नजर आएंगी, जैसे लेटी हुई लाइंस है, तो लेटी हुई लाइंस, इन लाइंस को क्या कहेंगे? लैटिट्यूड लाइंस। लाइन कहने का फायदा लैटिट्यूड ही कह दें तो काफी है। तो इस तरह से जो लाइंस आपको मैप में नजर आ रही हैं वो क्या होंगे? उन लाइन का क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स। मैथ्स में हम इन लाइंस को क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता वर्ड मैप में, यहाँ पर हम यही कहेंगे कि लेटी हुई लाइंस हैं, तो लेटी हुई लाइन से लैटिट्यूड, हमारे देसी जुगाड़ याद करवाने का। क्लियर? हमने एमसीक्यूज पढ़ा, अर्थ की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? तो लैटिट्यूड लाइन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, के लिए आपकी अपनी मर्जी है। तो ईस्ट कहाँ पे आ रहा है? हमेशा राइट साइड पे ईस्ट और लेफ्ट साइड पे वेस्ट। तो लैटिट्यूड की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जमीन चूंकि मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं वेस्ट टू ईस्ट बोल लूंगा तो आपने परेशान नहीं होना। तो लैटिट्यूड लाइंस की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? उसके बाद कोई है मसला है तो बता दें, ईस्ट टू वेस्ट में तो क्या लेते हैं? हमने अर्थ की रोटेशन के हिसाब से चलना है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हम कहेंगे लाइन है जी वेस्ट टू ईस्ट। उसके अलावा आपको आपके मैप में इस तरह से लाइंस नजर आएंगी। तो वैसे हम मैथ्स में इन्हें क्या कहते हैं? कौन सी लाइंस कहते हैं? वर्टिकल। लेकिन हमारे वर्ड मैप में हम इन्हें क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कह लें, लॉन्गिट्यूड कह लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई एतराज नहीं है मुझे इस पे। तो इन लाइंस को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइंस। इनकी हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? याद रहेगा हमेशा, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे। जो लेटी हुई लाइंस हैं देसी जुबान में वेस्ट टू ईस्ट, वो होंगी लैटिट्यूड्स लाइंस। और जो उस तरह से लाइंस हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, उनकी डायरेक्शन के नॉर्थ टू साउथ कहेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस। आप जब मैप खोलेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, तो आप इस तरह की लाइंस ढेरों देखेंगे, फिर इस तरह के देखेंगे, फिर उनमें ब्लू कलर का पानी होगा, फिर अलग अलग जगहों पे लैंड्स वगैरह बनी होंगी। तो सबसे पहले हमारे लिए इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? लैटिट्यूड का भी थोड़ा बहुत समझ आ गया, लॉन्गिट्यूड का भी आगे भी थोड़ा बहुत हमने किया, भी डिटेल में बात में करेंगे अगले कल की क्लास में। अब करते हैं इक्वेटर। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी को बताएंगे ना मैंने वर्ड मैप पढ़ा है, तो और कोई ना इक्वेटर का जरूर पूछेगा कि व्हाट इज इक्वेटर। हाँ जी, हाँ जी, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सारी जो लाइंस हैं ये इमेजिन की हुई है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है सारी, ठीक है? हिपार्कस पहला आदमी था जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी है, जिसने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया था, लिखना तो लिख लें, हिपार्कस। ये सारी इमेजिन की हुई लाइंस है ताकि दुनिया में जो है ना वो फासलों को और टाइम को मेजर किया जा सके। इमेजिन की हुई सारी लाइंस हैं। हिपार्कस वाज द फर्स्ट मैन टू ड्रॉ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी शायद इसे कहते हैं साहब को। वर्ल्ड मैप बहुत मजे का सब्जेक्ट है, और जिस बंदे को वर्ल्ड मैप आता है उसके लिए जो है वो करंट अफेयर्स को तो याद करना, पाकिस्तान अफेयर्स को याद करना इंतहाई आसान हो जाता है। जब आपको जाहिर बात है एक चीज का पता है कौन सी कहाँ पे है, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर साथ में लगता है, तो आप बड़े आराम से जो है उसके मामलात को पढ़ सकते हैं। जब आपको पता ही ना हो कि रशिया कहाँ पे है, या रशिया की ट्रांसकॉन्टिनेंट कंट्री, आपको पता ही ना हो कि ट्रांसकॉन्टिनेंट क्या होता है, तो फिर आपके तो मसला बन जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को इंतहाई बेसिक से करना है हमने बहुत अच्छे तरीके से, और जियोग्राफिकल टर्म्स को तो करना ही करना है ना, वो बेहतर पैसिव टाइम हो जाएगा। यार वापस आते हैं इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर की हेडिंग देते हैं जी। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन
हाँ जी, इक्वेटर एक इमेजिन की हुई लाइन है, कोमा। लैटिट्यूड लाइन, कौन सी लाइन होगी ये? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट। वो भी आगे आप मेंशन करेंगे, डब्ल्यू टू ई लिखते हैं। वेस्ट टू ईस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अर्थ की रोटेशन ही वेस्ट टू ईस्ट है। हाँ जी, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, कोमा लैटिट्यूड लाइन, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? ड्रॉ एट सेंटर, ड्रॉ एट सेंटर इन द वर्ल्ड, इन द अर्थ कर लें, चले ड्रॉ की गई है। हाँ जी, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कर लेना आप। देखिए, आप ईस्ट टू वेस्ट भी कहेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जमीन की रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, तो हम उस हिसाब से फिर इसको कवर करेंगे, ताकि कल को आपको जब टाइम मैनेज करना तो आपको समझ आती रहे साथ साथ। हाँ जी, वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ पे ड्रॉ की गई है? ड्रॉ एट सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का निक नेम है द वर्ल्ड, तो मैं जब बात करूं द वर्ल्ड की तो बात किसकी हो रही है? अर्थ की ही हो रही है। ठीक है, उर्दू में सिंपल सी बात यह है कि इक्वेटर एक इमेजिन की हुई लाइन है, जो लैटिट्यूड लाइन है, जिसकी हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट, या आप कह लें ईस्ट टू वेस्ट। कहाँ पे ड्रॉ की गई है? दुनिया के सेंटर में। अब क्या काम करती है? इट डिवाइड्स द अर्थ इन टू पार्ट्स। इट डिवाइड द अर्थ इन टू पार्ट्स। ये जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, सपोज अर्थ पे मैंने लंबी लाइन डाल देता हूँ, चले ये मैंने जी इक्वेटर लाइन क्रॉस कर दी है। ठीक है, दुनिया के सेंटर में, समझे कि आपका मैप जो है वो दुनिया का सेंटर है। मैंने इक्वेटर लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर डायरेक्शन दे दी है वेस्ट, यहाँ पर डायरेक्शन दे दी है ईस्ट, ऑन 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या डिग्रीज होंगी? 0 डिग्री, वो भी मेंशन कर लें। इक्वेटर लाइन कितने डिग्रीज पे है? 0 डिग्री पे सवाल आता है ये भी। इस इक्वेटर लाइन ने क्या काम किया? अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जमीन की शेप है स्फेरिकल। ऊपर वाला हिस्सा हमने पहले क्या लिखा हुआ है? ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे? नॉर्थ, और नीचे वाले हिस्से को साउथ। तो अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड साउथ हेमिस्फीयर। इक्वेटर लाइन की दुनिया के सेंटर में ड्रॉ की गई 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड साउथ हेमिस्फीयर। सादा अल्फाज में याद करने का तरीका ये है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्पोर्ट समझे पाकिस्तान है, और साउथ हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब मेरा फ्रंट है नॉर्थ हेमिस्फीयर और मेरी बैक साइड सारी है साउथ हेमिस्फीयर। जब मेरा फ्रंट, जब मैं, आप लोग सूरज हैं, जब मैं आप लोगों के सामने आऊंगा तो आपकी सारी जो है रोशनी कहाँ पे होगी? मेरे पूरे नॉर्थ एरिया में। तो मेरा नॉर्थ एरिया क्या होगा? गर्म होगा, जबकि साउथ एरिया क्या होगा? ऑटोमेटिकली ठंडा होगा। ठीक है, और जब जमीन घूम के चेंज होगी, सीजन चेंज होगा, और जब साउथ साइड सूरज के आगे जाएगी तो नॉर्थ साइड क्या होगी? हमेशा गर्म। तो जो टेम्परेचर नॉर्थ में होगा वही टेम्परेचर साउथ में क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा। जब पाकिस्तान में गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ठंड। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का नॉर्थ वाला सारा इलाका कहाँ पे? सूरज के आगे, और साउथ से सारी कहाँ पे चलेगी? सूरज से पीछे। देसी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, तो अमूमन सवाल आता है पाकिस्तान इज इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ? तो आप क्या कहेंगे? नॉर्थ। अभी सारे सवाल बात किए हैं, अभी सिर्फ इक्वेटर का याद करना है। ठीक है, इक्वेटर लाइन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी अर्थ को। ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इक्वेटर जो कि दुनिया का सेंटर है, तो इक्वेटर फेसिस हाई टेम्परेचर, लिख लीजिए, इक्वेटर फेसिस हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। जाहिर बात है दुनिया का सेंटर है, सूरज का फोकस यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो इक्वेटर फेसिस हाई टेम्परेचर
हाई ह्यूमिडिटी, नमी जिसे हम कहते हैं। क्लियर। उसके बाद वो सवाल करता है कि कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें से इक्वेटर, जाहिर बात है हमने तो अभी सिर्फ नक्शा कर रहे हैं, अब यहाँ पर मुल्क भी तो होंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो सवाल आता है कि कितनी कंट्रीज हैं जो इक्वेटर लाइन के ऊपर है। आप लिखें देयर आर 13 कंट्रीज ऑन इक्वेटर लाइन, या आप लिख लें इक्वेटर लाइन क्रॉसेस 13 कंट्रीज, जैसे आपका दिल करता है वैसे लिख लें। देयर आर 13 कंट्रीज ऑन इक्वेटर लाइन, 13 मुल्क हैं जो इक्वेटर लाइन के ऊपर है। नाम लिखने हैं, 13 के 13 के याद भी करने हैं। पेपर में सवाल आ जाता है पाकिस्तान इक्वेटर लाइन पे है या नहीं, या वगैरह वगैरह। तो बस बड़ा आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन 13 मुल्कों के नाम याद करने हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी 3 क्लासेस में आपको 70 मुल्कों के नाम जुबानी आते होंगे विद लोकेशन, कि कौन सा मुल्क कहाँ पे है। और जब आपको हर चीज का पता हो, घर का एड्रेस आता हो, तो कितना आसान होता है घर जाना। अगर नहीं आता हो तो फिर तो मुश्किल है। तो 13 मुल्क आराम से याद कर लेंगे। प्रोनाउंसिएशन की तरफ मैं नहीं जाता, वैसे वो कहता है कि हमारा करीबती है, मैं कहता हूँ करीबती भी याद कर लेंगे तो काम चलेगा। हमने इनके नाम पे प्लॉट नहीं लेना, या इनके नाम पे आईडी कार्ड नहीं बनाना कि इनका नाम बिल्कुल हमने ठीक कहना है। करीबती, करीबती। आगे आपने लिखी नहीं लोकेशन ऑस्ट्रेलिया, वैसे ओशिनिया रीजन बनता है लेकिन अभी आप ऑस्ट्रेलिया ही लिखें, ठीक है। तो करीबती एक आइलैंड कंट्री है, किस कॉन्टिनेंट की है, ऑस्ट्रेलिया की। जब आप कर्मों वाले सबसे पहले मैप खोलेंगे, दुनिया के सेंटर में देखेंगे तो 0 डिग्री लिखा होगा। उस 0 डिग्री पे आपने पेंसिल बंद करके जब चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ टॉप पे करीबती आ जाएगा, पानी के अंदर लिखा होगा, उसको राउंड कर लीजिएगा। मैप को जितना गंदा करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। करीबती के बाद इंडोनेशिया आएगा, इंडोनेशिया और मालदीव्स। इंडोनेशिया आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रीन कलर का, मालदीव यहाँ पे लिखा होगा पानी की तरह, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज कहाँ की है, कॉन्टिनेंट एशिया की। क्लियर। उसके बाद है जी गैबन, कंट्री नेम है गैबन। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये यहाँ से भूल जाए ये लाइन फिलहाल तो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। ये आइलैंड कंट्री है, साउथ टोम एंड प्रिंसिप एक ही नाम है। ये गैबन से लेके साउथ एंड प्रिंसिप तक ये कंट्रीज है अफ्रीका की। जी ठीक है। गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। लास्ट है साउथ टोम एंड प्रिंसिप, आइलैंड कंट्री है। युगांडा, कीनिया, सोमालिया, एंड लास्ट है साउथ टोम, SAOTOM, साउथ टोम एंड प्रिंसिप। ये सारी कंट्रीज कहाँ की हुई, अफ्रीका की। क्लियर है। उसके बाद 3 और रह गए बस। एक्वाडोर, ECUADOR, एक्वाडोर। दूसरी है कोलंबिया, और तीसरी है ब्राजील। ये 3 कंट्रीज है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। ये भी 13 कंट्रीज पूरी होगी। एक्वाडोर, ECUADOR, एक्वाडोर से ऊपर साउथ टोम एंड प्रिंसिप। साउथ टोम एंड प्रिंसिप के बाद है एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। सवाल आता है विच कंट्रीज ऑन इक्वेटर लाइन, कनाडा, बोट्सवाना, नामीबिया या ब्राजील। तो आप क्या लगाएंगे, ब्राजील। तो इस तरीके से हमें 13 मुल्क याद रखते हैं। हाँ जी।
13 एक याद करनी है, 8 एक याद करनी है, फिर 8 याद करनी है, फिर 17 याद करनी है, और इस तरीके से 70 कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे 3 दिन में इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं इतना बड़ा ये। किरिबती, इंडोनेशिया, मालदीव, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और खत्म। वाटर बॉडीज बाद में करेंगे। इन 13 मुल्कों में से इक्वेटर लाइन गुजरती है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ब्राजील रेन फॉरेस्ट आपने नाम सुना ही होगा, जहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर लाइन के ऊपर है, तो जहाँ पर ज्यादा नमी वहां पर ज्यादा बारिश भी। दे लें जी, बाकी जी कल स्टार्ट करेंगे, मुझे बस याद दिला दीजिएगा कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बाकी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैप ले लें, वरना आप लोगों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की समझ नहीं आने वाली। कुछ सवाल है तो पूछ लें प्लीज, ऑनलाइन वाले।